हैं? क्यों भाई? चलो अब कोई नहीं, पेपर के जो डाउट्स हैं अपने डाउट्स एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है, जो भी तुम्हारे आए होंगे। तो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आसान सा टॉपिक है, बहुत मतलब भारी टॉपिक है नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा अगर मेरे से पूछो फिजिक्स एज सच नहीं है जो पीछे हमने पढ़ी है, मतलब इस चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है पीछे से, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है, बिल्कुल नया चैप्टर है। तो इसमें ज्योमेट्री ज़्यादा यूज़ होती है, तुम्हें पता है उस बात का, ठीक है। कुछ फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, मेरे ख्याल से फॉर्मुलेज तुम्हें पता भी होंगे सबको, ठीक है ना। तो ये जो पूरा चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना। और रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, मेजर पार्ट इसमें किसका आता है, रिफ्रैक्शन का आता है ना। तो पढ़ेंगे अब इसको और कोशिश करेंगे इस हफ्ते में इसको निपटा दें। अगर नहीं हुआ तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता हूँ, मेरा ये टारगेट है कि इस चैप्टर को इस हफ्ते में ख़त्म करना ही करना है मुझे, जिस हिसाब से भी क्लासेस लगती हैं। वैसे मैंने सैटरडे को क्लास हमारी लगवा रखी है 2-2.5 घंटे की एक्स्ट्रा, कल भी थी बट कल थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो गया कि रूम्स अवेलेबल नहीं होते सुबह सुबह, ठीक है ना। तो अभी हम जो यहाँ स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, यहाँ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो क्या है, ऑप्टिक्स है, क्या है। अब ऑप्टिक्स क्या चीज़ है भाई, इट इज स्टडी ऑफ विजन। अगर हम सिंपल सी बात बोलें कि हम जो चीज़ें देखते हैं उसके बारे में यहाँ थोड़ी सी स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ऑप्टिक्स जो है वो दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहला है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या फिर इसको रे ऑप्टिक्स से भी हम जानते हैं। और दूसरा जो पार्ट है इसका अगला चैप्टर है दैट इज वेव ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट के बेसिकली उस नेचर के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम मानते हैं कि जो लाइट हमेशा किस पाथ में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, बिना डेविएशन के, समझे क्या। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इस फिनोमिना को जो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं वो दो वो है बेसिकली लॉज या प्रिंसिपल तुम बोल सकते हो, रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। अब वेव ऑप्टिक्स में हम वेव के वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब वेव नेचर को जो है लाइट के वो तीन बेसिकली तुम्हारे पास फिनोमेना से एक्सप्लेन करते हैं। पहला तुम्हारे पास इंटरफेरेंस और वेव्स, ठीक है ना, वो पढ़ के भी आए हो तुम लोग, इंटरफेरेंस। दूसरा डिफ्रैक्शन, और तीसरा यहाँ पर हमारे पास पोलराइजेशन, ठीक है जी। तो ये तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले चीज़ है। अब क्योंकि हम आगे के दो चैप्टर में लाइट की बात करेंगे तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक है। उसकी स्पीड तुम्हारे पास वैक्यूम में या एयर में कितनी होती है पढ़ी है हमने पीछे भी, 3 × 10⁻⁸ रहती है, ठीक है ना। और उसके बाद तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसी है, ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव है, समझे। और कोई भी टाइप की वेव हो, यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है लास्ट में मैंने, ठीक है, ये v इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा, कोई भी वेव हो, अगर वेव है तो इस इक्वेशन को वो फॉलो करेगी, समझे ना। v यहां पर क्या चीज है, ये स्पीड ऑफ वेव होती है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और जो यहां से लैम्डा है दैट इज। अब मैं तुमसे अगर सिंपल सी एक बात करूं, मैंने पहले यहां पर लिखा है कि भाई ऑप्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ विजन। तो मैं अगर एक सिंपल सवाल तुमसे पूछूं हमें क्या चीज दिखती है, व्हाट वी सी, हमें क्या दिखता है। अब मैं दिख रहा हूं ना तुम लोगों को, या तुम एक दूसरे को रंग बिरंगे दिख रहे हो सब लोग, है ना। तो क्या चीज तुम्हें विजिबल है यहाँ पर, व्हाट यू सी, क्या दिखता है, रिफ्लेक्शन, नहीं, क्या दिखता है तुम लोगों को, है। किसी ने अभी पीछे आवाज आई मुझे, ये अभी लाइट है इसलिए तुम्हें दिख रहा है, वरना सब काले काले हो गए एक जैसे, हो गए ना साबे।
तो क्या दिखता है हमें? लाइट दिखती है, ठीक है ना? लाइट इज द ओनली थिंग विच वी कैन सी और साउंड इज द ओनली थिंग विच वी कैन हियर, ठीक है ना? ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है? अगर लाइट है तो हम बोलते हैं भाई चीजें विजिबल हैं, और एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस, ठीक है? उस डार्कनेस में सबकी सब चीजें एक जैसी हो जाती हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर हम उसी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, दो चीजें। देखो मैं थ्योरी लिख कर रहा हूँ, मैं इसको लिखने के लिए तुम्हें टाइम दूंगा, अगर किसी को लिखना हो घर लिख लेना, ये सिंपल सी बातें हैं, तुम्हें पता होंगी, ठीक है? अपन सीधे सा आगे चलेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पहला है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या स्टेट करता है? अगर मैंने लाइट के पाथ को रिवर्स कर दिया किसी वजह से, तो वो अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। मैंने क्या करा? अगर लाइट के पाथ को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, तो वो क्या करेगी? हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारे सामने लेता हूं। मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, ठीक है? एक लाइट रे इस पे से इंसिडेंट की इस तरीके से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से गई, ठीक है? यहां भी मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दिया इसके परपेंडिकुलरली, ये इस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगी, तो ये अपने पाथ को क्या करेगी? उसके बाद रिट्रेस करेगी, ठीक है ना? तो ये सिंपल सी बात कई सवालों में तुम्हें सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है ना? कि लाइट रे will retrace its path if its path is reverse। एक फॉर्मेट रूल होता है, रूल है मतलब समझे मेरे पास, ये यहाँ पर इसका कोई वो रिजल्ट का कोई ऐसा मतलब मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है ना? तो फॉर्मेट रूल क्या स्टेट करता है कि मान लो एक लाइट रे को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली उस रास्ते को फॉलो करेगी जिसमें उसको क्या लगे, क्या लगना चाहिए? कम टाइम, मिनिमम टाइम रूल भी कहलाता है ये। मतलब ऑटोमेटिकली उसके पास इनफाइनाइट पॉसिबल वहां पर क्या होंगे? पाथ्स होंगे, बट वो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसमें उसको क्या लग रहा है? कम से कम टाइम लग रहा है। ये हर जगह एप्लीकेबल है। इसको हम मिनिमम टाइम रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा, मिनिमम टाइम रूल, ठीक है? अब यहाँ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर रहे हैं पहले। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? अगर मैंने इंटरफेस पे लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है ना? मान लो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है ना? तो कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? उसका अंदर चला जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट वापस सेम मीडियम में आ जाएगा, ठीक है ना? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तुम लोग बचपन में डेफिनेशन पढ़ के आए होगे, ठीक है? दो टाइप के रिफ्लेक्शन मिलते हैं, ठीक है ना? एक तुम्हारे पास क्या होता है? स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है? डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरे टाइप का जो यहाँ डिफ्यूज है, एक इरेगुलर सरफेस से अगर हम लाइट को रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो वहां पर वो वहां पास अलग अलग मल्टीपल डायरेक्शंस में लाइट रेज जाती हैं, समझे क्या? इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजों को क्या कर पाते हैं? पढ़ पाते हैं या देख पाते हैं। वरना इस वजह से अगर हम दिखाएंगे तो भाई लाइट रे कहीं इसी डायरेक्शन में होंगी। अगर ऐसे पढ़ी है सब, तो ये एक ही डायरेक्शन में तुम्हें यहाँ से चीजें रिफ्लेक्ट होती दिखेंगी। मतलब अगर तुम यहाँ होगे कहीं, तो चीजें तुम्हें विजिबल होंगी, अदरवाइज विजिबल नहीं होंगी, ठीक है ना? तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़े होंगे तुम लोगों ने, पढ़े है ना? लॉज ऑफ, तो दो लॉज होते हैं इसके भी। पहला जो लॉ है कि लाइट रे, ये एक मीडियम है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हम बोल सकते हैं। ये जो है ये क्या है? नॉर्मल है इस सरफेस के। मैंने एंटोपी बनाई मतलब इसकी डायरेक्शन बनाई है। अरे समझे क्या? मतलब एक यूनिट वेक्टर है विच इज शोइंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अरे समझे क्या?
अब दूसरी चीज यहां पर क्या है कि भाई एक लाइट रे, इस पे मैंने इंसिडेंट की, ठीक है, इसका मैं यूनिट वेक्टर आई कैप ले रहा हूं, ठीक है ना। तो दूसरी जो रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी इस सरफेस से, वो आर वेक्टर मैंने यहां पर लिए। तो ये इस रूल के हिसाब से क्या था भाई, ये वाली तीनों रेस एक ही प्लेन में हमेशा लाई करेंगी, समझे क्या? मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन ए सेम प्लेन, ठीक है ना। मतलब प्लेन का मतलब समझते हो कि अगर एक सरफेस मैंने ऐसे लिया है, ठीक है ना, तो नॉर्मल इसका ऐसा कुछ होगा, मैंने पकड़ रखा है यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मैं लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट करूं और ऐसे ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एक प्लेन में है क्या तीनों लाइंस? नहीं है, ये प्लेन होगा इसका, ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, समझे क्या? तो ये ऐसा केस मत लेना कि यहाँ डाली और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये यहाँ डालोगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तभी वो एक प्लेन कहलाएगा इनका, अरे समझे क्या मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखें। अब मैथ्स में भी इसको प्रूव करने का एक तरीका होता है, वेक्टर्स पढ़ लिया तुम लोगों ने, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं वो क्या होता है, उनका जीरो होता है। तो इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई टोपी एन क्रॉस आर वेक्टर, वो हमेशा कितना होगा? जीरो, ठीक है ना। तो ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, ये तीनों रेस, तो ये तीनों लाइन क्या होंगी? हमेशा एक ही प्लेन में लाई करती है। अब दूसरा लॉ जो है, दूसरा लॉ क्या स्टेट करता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। ये दो लॉज तुम्हारे किसके हैं? बेसिकली रिफ्लेक्शन के लॉज हैं। अब इसमें कुछ इसके स्पेशल केसेस बनते हैं। पहला जो केस है इसका, फर्स्ट केस, ठीक है ना, नॉर्मल इंसिडेंस या फिर नियर नॉर्मल इंसिडेंस के तुम्हें केसेस बहुत मिलेंगे इसमें, है ना। तो मान लो कोई भी एक सरफेस है, मैंने इरेगुलर शेप का ले रखा है, मतलब कुछ टेढ़ा सा, ठीक है। तो ये इस पर एक नॉर्मल है, मैंने यहां पर इंसिडेंट किया, अरे समझे क्या? ये क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, इसमें बताओ कि मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? जीरो, क्योंकि एंगल हम कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल से, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है, बेटे इधर अनीश, ठीक है ना। लाइट रे इसमें क्या करेगी? अपने पाथ को रिट्रेस करती है, ठीक है। ये सवाल तुमसे आगे पूछेगा, ठीक है ना, कई जगहों पर ये काम आएगा तुम्हें चीज, कि इमेज सेम जगह पर बन रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज सेम जगह बन रही है, इसका मतलब क्या है? लाइट रेस ने रिफ्लेक्ट होकर क्या होती है? सेम पोजीशन पर आए हैं। इसका मतलब क्या है? इंसिडेंस कैसा हुआ होगा? कहीं ना कहीं नॉर्मली इंसिडेंस हुई होगी किसी सरफेस पर लाइट, अरे समझे क्या मेरी बात? ठीक है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो कितना होगा? जीरो। इसमें लाइट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। दूसरे टाइप का यहां पर स्पेशल केस है इसका, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या है भाई, यहां अगर हम बात करें इसमें, तो एक सरफेस मान लो मैंने कुछ ऐसे लिया हुआ है, लाइट रे को अगर मैंने ऐसे टेंजेंशियली इंसिडेंट किया है, ठीक है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सीधी सी निकल जाएगी। बट तुम देखो ना, अगर मैंने इंसिडेंट रे को टेंजेंशियली डाला है किसी सरफेस पर, तो वो सीधी सी निकल जाएगी बिना डेविएट हुए, अरे निकलेगी ना। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? 90 डिग्री रहता है, ठीक है ना। दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ से? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब इसमें लाइट इज इंसिडेंट टेंजेंशियली टू द सरफेस, अरे समझे क्या? ये ग्रेजिंग इंसिडेंस का केस है। तो रे इज इंसिडेंस टेंजेंशियली टू द सरफेस, ठीक है। ये ग्रेजिंग इंसिडेंस की कहानी है।
उसके बाद सिंपल सा सवाल है, ट्रू फॉल्स। पहला है वेलोसिटी ऑफ रे इज कांस्टेंट इन रिफ्लेक्शन। दूसरा है may remain constant in reflection। ठीक है, ये ट्रू है फॉल्स है? जल्दी बताओ फटाफट, इसमें ऐसा बहुत सोचने वाला कुछ है नहीं है। दोनों ट्रू है? कोई मना कर रहा है? क्यों मना कर रहा है? ट्रू बोल रहा है। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर होता है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है ना। मीडियम सेम होगा। अच्छा एक चीज होती है वेव के बारे में, वेव में हम पढ़ के आ चुके थे ये बात, कि जो स्पीड है और तुम्हारी वेवलेंथ है, दे आर प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। मीडियम डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। किसी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके? वो कभी चेंज नहीं होती मीडियम चेंज करने से। क्या चेंज होगा? वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है। ठीक है ना। तो अगर हम रिफ्लेक्शन में बात करें भाई, लाइट रे कुछ इस तरीके से यहाँ इंसिडेंट की रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे जाएगी, तो मीडियम सेम है, इसकी स्पीड सेम रहेगी, बट डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर? चेंज हो गई। बट अभी एक केस में देखा मैंने, मे रिमेन कांस्टेंट। हाँ, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस के केस में क्या था? लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। अरे समझ गया? तो यहाँ पर ये आएगा, यहाँ क्या केस? ग्रेजिंग इंसिडेंस का केस। तुम्हें लिखना कुछ इसमें से बताओ मुझे फटाफट। अगर 5 मिनट के अंदर लिख सकते हो तो लिखने का टाइम दूंगा, अदरवाइज मैं आगे सवाल दूं फिर। है है सवाल दूं फिर आगे? चलो क्वेश्चन लिखो ये। ठीक है, ये एक सर्कुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आर हमें नोन है, और सेंटर कहाँ है इसका? ओरिजिन पे। ठीक है, अब एक लाइट रे जो है इस पे इंसिडेंट हुई कुछ ऐसे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रे परपेंडिकुलर जाती है, मतलब पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो जाती है। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट के पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट। पी पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ फटाफट। मैथ्स का सवाल है, फिजिक्स का सवाल नहीं है। जल्दी करो सॉल्व करो, जल्दी से, एकदम से, टाइम नहीं लगाना है इस पे। आया कुछ आंसर? कितना? R/√2? क्या मतलब वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ मैं। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट? R/√2।
देखो सबसे पहली काम चीज है भाई नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल ये होगा, ये टोटल एंगल कितना है, 90 है, ये 45 होगा, ये भी कितना होगा, ये एंगल कितना आ गया इसका मतलब 45। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना मेरी कोई बड़ी बात है क्या, आर कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा आर, तो कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे इसके r/√2 और r/√2। अरे समझे भाई। देखो एक और यहाँ पर एक सवाल होता है, वो है तो वैसे सवाल का मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ। नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेंट, हमें क्या गिवन होगा इसमें, कोई भी दो यूनिट वेक्टर्स गिवन होंगे डायरेक्शन एक ही, तीसरे की पूछ लेगा, ठीक है ना। तो मान लो तुम्हें आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, तो आर वेक्टर क्या होता है, i_2 i डॉट एंटोपी डॉट एंटोपी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखें कि मुझे इंसिडेंट और नॉर्मल का यूनिट वेक्टर पता है, और रिफ्लेक्टेड रे का तुम्हें यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन निकालनी है, तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो तुम लोग। इसको लिख लो जल्दी से एकदम फटाफट, यहाँ से आगे तो लिख लो, ये पीछे वाली जो चीजें हैं तुमने पढ़ रखी है, ठीक है ना बेटा। तो ना, अच्छा एक चीज और होती है, प्लेन मिरर, है ना, यही लिख देता हूँ मैं इसको। प्लेन मिरर क्या होता है, ग्लास स्लैब होती है ना, ग्लास स्लैब में एक साइड उसकी क्या रहती है, सिल्वर्ड होती है। ओहो, कुछ ऐसे रहेगा ना सिल्वर सा, भर देते हैं इसको, है ना। मतलब तो इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिखते हैं, ये और ये साइड सिल्वर होगी इसके ना, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग साइड है इसकी, और दूसरी साइड क्या है, जो डैश डैश लगा रही है क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड है यहाँ पर, ठीक है। अब अगली चीज यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से डेविएशन क्या होगा उसकी बात करते हैं यहाँ पर। डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तो एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इसको। डेविएशन का मतलब तुम समझते हो क्या होता है, क्या होता है डेविएशन का मतलब, भटकना, अपने एक्चुअल पाथ से लाइट रे क्या हो रही है, भटक रही है, ठीक है। अब मान ले भाई यहाँ ये एक रे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अब इस रे की डायरेक्शन एक्चुअली है जो मैंने तुम्हें यहाँ दिखाई है, अगर कोई चीज बीच में नहीं है, अब बीच में मैंने क्या रख दिया इसके, एक प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस रख दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो पहले नॉर्मल ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो लाइट रे अब अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी। अरे भटकेगी ना, मतलब वो बजाय सीधा जाने के वो इस तरफ ऐसे जाएगी, जाएगी ना। और ये एंगल यहाँ पर आई है, तो ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो लाइट रे को जाना था इस तरफ और जा इस तरफ रही है, ठीक है ना। तो भटकने का मतलब इसमें क्या हो गया भाई, अपने एक्चुअल रास्ते से कितना उसने डेविएट किया, कितने एंगल पर। तो हम इस तरीके से अगर यहां से मेजर करें, ये इसका क्या कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा। एंगल बिटवीन
एक्चुअल डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन क्या कहलाता है इसका? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। अरे समझे मेरी बात? तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं डेविएशन निकालूंगा तो डेविएशन कितना होगा भाई? टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। और ये एंगल कितना है यहां से? 2i। तो डेविएशन कितना आ गया? पाई माइनस 2i। किस तरीके से आया ये? एंटी क्लॉकवाइज, AC W। अरे है ना बच्चे? ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी तो मेजर कर सकता हूं ये। मुझे किससे देखना है भाई? एक्चुअल डायरेक्शन से और रिफ्लेक्टेड जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल देखना है। ठीक है ना? तो मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग कैसे उसको मेजर कर रहा हूं। ये एंगल कितना है यहां से? पाई। और ये कितना होगा? 2i। तो इस केस में डेविएशन कितना आ जाएगा? पाई प्लस 2i। और इसमें क्लॉकवाइज, तो इसमें बताना जरूरी होता है कि हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं। एक मेजर कर लिया, मान लो क्लॉकवाइज तुम्हारा 60 डिग्री आया, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा? वो 300 होगा। अरे समझे मेरी बात? ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन के लिए लगा सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब तुम्हें जो सवाल अगर आया तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन का सवाल होगा। क्या सवाल होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ठीक है ना? तो उस केस में तुम्हें क्या करना है? सारी डेविएशंस को पहले अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और प्रॉपर साइन के साथ उसको ऐड करेंगे बेटा। हम्म। इन ये लिख लो मेरे साथ। इन केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, total deviation is sum of all deviation with sign। लिख लिया क्या? सवाल दूं? हैं? तो अभी बहुत टाइम है। आगे चलें अभी। सवाल दूं भाई? क्वेश्चन सॉल्व करो। दो तीन सवाल सॉल्व करेंगे इसके। दो मिरर्स हैं, दे आर एट एंगल 90 डिग्री। ठीक है? ये मिरर M1 मान लो, ये मिरर M2 मान लो। इस वाले मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट की हमने कुछ एंगल I पर। फाइंड डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट रे आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। दो रिफ्लेक्शंस के बाद, समझ गए ना? पहले लाइट रे इससे रिफ्लेक्ट करेगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट करेगी। तो दो रिफ्लेक्शन के बाद बताओ कि टोटल डेविएशन कितना होगा? जल्दी निकालो एकदम से। अरे सवाल सॉल्व कर रहे हो? अरे ये
इसका, ठीक है। इधर देखो, ये इसका फर्स्ट डेविएशन डेल्टा वन, अरे होगा ना ये, ठीक है। तो डेल्टा वन की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी भाई, यहां से ये एंगल भी आई होगा, तो कितना आएगा पाई माइनस 2i, और कैसे मेजर कर रहे हैं इसको हम, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दूसरा डेविएशन यहां से होगा, ये अगर एंगल यहां से कितना है भाई 90 माइनस आई होगा, तो ये आई होगा, अरे होगा नहीं होगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ से 90 माइनस आई, अरे होगा, इसमें कोई तकलीफ है, मतलब दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट एंगल कितना है 90 माइनस आई है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी जो होगा इसका वो भी कितना होगा 90 माइनस आई होगा। तो यहां अगर मैं सेकंड डेविएशन की बात करूं तो ये डेल्टा टू यहां से मिलेगा मुझे, और डेल्टा टू कितना मिलेगा मुझे बताओगे यहां से जरा, 2i हो जाएगा, और 2i कैसा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों सेम ही सेंस में अपने को क्या दिख रहे हैं, डेविएशन दिख रहे हैं। तो एडिशन जो आएगा कितना आ जाएगा भाई, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, वो पाई के बराबर, और कैसा ACW। अब मान लो एक क्लॉकवाइज होता, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता, तो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, एक को पॉजिटिव लेके दूसरे को नेगेटिव लेके, समझे ना, कोई तकलीफ किसी को इसमें, क्लियर सबको बात, ठीक है। अगला सवाल दूं, कौन सा, हाँ क्लॉकवाइज है, सॉरी, ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी, क्लॉकवाइज है, सही बोल रहे हैं बिल्कुल, वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया गलती से। दूसरा सवाल सॉल्व करो, लिखो मेरे साथ, ये एंगल 60 डिग्री है, इस वाले सरफेस पे ये एंगल 50 डिग्री मुझे दे रखा है, तो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के बाद डेविएशन बताओ कितना होगा, है 60 डिग्री है, 50 डिग्री, कितना आ रहा है 180, 180 तो आंसर गलत है, है कितना 280, 250, डायरेक्शन बताना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी मुझे बताना पड़ेगा इस सवाल में, ठीक है। चलो पहले इधर देखो, है 1 मिनट करो, 1 मिनट, तो सिंपल गणित है, इसमें फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं यार, और वो भी 5 7वीं 8वीं 10वीं की गणित है इसके अंदर, फिजिक्स तो इतनी है कि आई बराबर होता है आर के, है 270 आया, और है 240 कैसा क्लॉकवाइज, सही है, या फिर 120 एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखो, ये लाइट रे पहले यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, और ये एंगल 40 डिग्री है, अरे है ना, ये भी 40 है, तो मैं पहला डेविएशन यहां से निकालता हूं, फर्स्ट डेविएशन, ये डेल्टा वन होगा, अरे होगा नहीं होगा बच्चों, तो डेल्टा वन की वैल्यू बताइए कितनी आएगी 180 माइनस 80, मतलब कितना आएगा 100, और ये कैसा है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब सेकंड डेविएशन पहले एंगल निकालने पे ये 50 होगा, ये 50 होगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 70,
तो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा पहले इस सरफेस पे, नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा 20, तो रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल पर होगी ये 20 पे, अरे होगी नहीं होगी। अब मुझे बताओ कि सेकंड केस में या सेकंड रिफ्लेक्शन में इसका जो डेविएशन है ये डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 2 की जो वैल्यू मिलेगी मुझे कितनी मिलेगी यहां से भाई 180 और ये -40, तो कितना आ गया 140। ये भी कैसा है क्लॉकवाइज, तो दोनों क्लॉकवाइज है, सिंपल सा टोटल डेविएशन इन दोनों का सम हो जाएगा 240 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझे मेरी बात, क्लियर सब, कोई बात कोई तकलीफ, लिखना है या आगे चले, लिखना है किसी को? सिंपल से सवाल है बिल्कुल, मतलब ये 20 सेकंड में होनी चाहिए सवाल। अब तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता दूंगा, उससे 5 सेकंड में सवाल सॉल्व कर लोगे, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम ही लगेगा तुम लोगों को, 5 भी कमी ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, 2 सेकंड में हो जाएगा। इन केस ऑफ 2 रिफ्लेक्शंस, अगर 2 मिरर्स हैं किसी एंगल थीटा पर वो इंक्लाइंड है, ठीक है, और लाइट रे मैंने कुछ इस तरीके से इंसिडेंट की, तो डेविएशन जो होता है 2 थीटा, सीधा सीधा एंटी क्लॉकवाइज, या फिर 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। पीछे देख लो एक बार, चेक कर लो कितना है उसमें, 60 डिग्री था, ठीक है, तो उसका दुगना कितना हो गया 120, और इसमें कितना था 90 डिग्री था, तो कितना हो गया 180, ठीक है ना। बट वो 2 ही रिफ्लेक्शन के लिए है, अगर 3 रिफ्लेक्शन का या 4 रिफ्लेक्शन सवाल आ गया तो वहां पर अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। कोई तकलीफ किसी को इसमें, लिख रहे हो उसको? हो गया सबका? अभी एक सवाल और करते हैं इसी का, 2 मिरर्स हैं, M1 M2, ये एंगल थीटा है, ये 50 डिग्री पे यहाँ पर इंसिडेंट किया है, फाइंड थीटा, सवाल लिख लो इसका, फाइंड थीटा फॉर विच रे will retrace its angle। ना 100 नहीं होगा, डेल्टा नहीं निकालना बेटे, डेल्टा तो 2 थीटा आएगा, चालीस इसका आंसर है। ये क्या बोल रहा है कि लाइट रे क्या करेगी इसमें, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, तो इसका मतलब क्या भाई, इस पे इंसिडेंट कैसे होना चाहिए लाइट रे 90 डिग्री पे, अरे होना चाहिए ना, तभी तो अपने पाथ को वापस इस तरीके से फॉलो बैक करेगी।
अरे करेगी नहीं करेगी? तो यहाँ से ये एंगल 50 है, ये एंगल भी कितना होगा 50, ये 90 है, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 40 डिग्री। इस केस में अगर मैं टोटल डेविएशन पूछूं कितना होगा? कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं पहले बताओ? 3, 1 2 वापस यहाँ पर तीसरा 180 डिग्री रिफ्लेक्शन यहाँ पर कितना है टोटल डेविएशन? अरे भैया लाइट ऐसे जा रही है वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, कितना एंगल हो गया इनके बीच में? जीरो कैसे हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना होगा इसमें डेविएशन? 180 होगा, ठीक है ना? अगर बाई चांस सवाल पूछ लिया तो। अभी आगे चले। रोटेशन ऑफ मिरर, पहले केस में क्या है, ये मिरर है और ये इसका नॉर्मल है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, मिरर को परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये नॉर्मल के प्लेन में इसको मैं रोटेट कर रहा हूं। समझे मेरी बात ना? अब मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल के प्लेन में रोटेट कर रहा हूँ, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि ऐसे रखा हुआ तो ऐसे इसको मैं रोटेट करूंगा। समझे क्या? तो यहां बताओ कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसके एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लो इसको मैंने कुछ इस तरीके से थीटा घुमाया, ये समझो कैसे घुमाया मैंने इसको, इस प्लेन में ऐसे घुमाया, तो इसका ये एंगल इंसिडेंट आई था पहले, ये भी आई था, रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ेगा इसके? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक किताब दिखाओगे जरा मुझे, मैं दिखा भी देता हूँ कुछ चीजों को, अगर ठीक है छोड़ो फोन ले लेता हूँ। मतलब ऐसे कुछ ये नॉर्मल है, ठीक है? लाइट रे ऐसे इंसिडेंटल रे ये है, ठीक है? तो रिफ्लेक्टेड रे होगी, मैं इसको अगर ऐसे घुमाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इन पे, इंसिडेंट एंगल पे या रिफ्लेक्टेड रे पे, है ना? तो अगर मैं नॉर्मल के प्लेन में मिरर को घुमाता हूं तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे क्या? नो इफेक्ट। दूसरा जो केस है इसका, अब मिरर को मैं या इंसिडेंट रे जो है तुम्हारी उसको घुमाऊंगा, ये I1 थी पहले, ठीक है ना? कुछ एंगल आई बना रही है, तो इससे रिलेटेड जो यहां से रिफ्लेक्टेड रे थी वो भी एंगल आई बनाएगी, बनाएगी ना? इसको मैं R1 लिख रहा हूं। अब मैंने क्या किया इसको भाई, नॉर्मल के प्लेन में, जिस प्लेन में नॉर्मल है उस प्लेन में इस इंसिडेंट रे को कुछ एंगल थीटा मैंने यहां से रोटेट किया, और मान लो मैंने इसको कैसे रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज थीटा, ये I2 है, इसकी नई पोजीशन बन गई I2। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कुछ कितना एंगल बने भी, अभी टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया I प्लस थीटा, अरे होगा नहीं होगा? तो मुझे बताओ कि जो रिफ्लेक्टेड रे यहां से R2 बन रही है हमारी, वो भी कितने एंगल से घूमेगी? थीटा से घूमेगी। मैं घूमने की बात कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगी? थीटा से घूमेगी, अरे घूमेगी ना, ठीक है? बट अपोजिट सेंस में, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये क्लॉकवाइज। इस केस में क्या होता है भाई, रिफ्लेक्टेड रे will rotate opposite to incident ray with same angle। ठीक है जी? अब अगला जो केस है इसका, थर्ड केस, उसमें मैं मिरर को रोटेट कर रहा हूं उसी के प्लेन में। क्या कर रहा हूं, मिरर को रोटेट कर रहा हूं। कुछ ये केस यहाँ मैं बना रहा हूं तुम लोगों के लिए, तो थोड़ा सा स्केल से बनाते हैं। ये इसका नॉर्मल है N1, है ना? ये इसकी पहली पोजीशन है।
ये इंसिडेंट रे है, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, यहाँ पर आई है, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ से क्या ले रखा है, आई ले रखा है, इसको मैंने R1 यहाँ पर एज्यूम किया। अब मैंने मिरर को इसी के प्लेन में, कुछ नॉर्मल के प्लेन में घुमा दिया, नॉर्मल के प्लेन में थीटा एंगल घुमा दिया, मतलब इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, ये कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। मैंने कैसे घुमाया इसको, कुछ क्लॉकवाइज घुमाया, तो इसका जो नॉर्मल है वो भी कुछ थीटा एंगल घूमेगा। अरे घूमेगा ना। ओहो, थोड़ा सा मुझे एंगल बड़ा बनाना था, चलो कोई बात नहीं। ये नए नॉर्मल की पोजीशन मान लेते हैं हम लोग, सेम कलर का है ना, ये N2 है। मैंने अभी इंसिडेंट रे को नहीं छेड़ा है, मैंने यहाँ पर इंसिडेंट रे को नहीं छोड़ा है, छेड़ा यहाँ पर, तो नॉर्मल भी सेम थीटा एंगल से घूमेगा, सेम सेंस में घूमेगा थीटा एंगल से। अब नया नॉर्मल तुम्हारा ब्लू वाला है, इंसिडेंट रे ये है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इस केस में भाई, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से आई प्लस थीटा, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्टेड रे जो यहां पर बनेगी, वो कुछ ये होगी, अरे होगी नहीं होगी, इसका कितना एंगल बनेगा यहां से, ये भी कितना बनेगा, आई प्लस थीटा होगा। अरे होगा नहीं होगा बच्चों, कोई तकलीफ है किसी को इसमें? ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना है, ये पहला आई था, अब ये थीटा कम हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहां से, आई माइनस थीटा हो जाएगा। कोई तकलीफ? कितना डेविएट की, या कितना एंगल वो घूमी वहां से, मैं इसको डेल्टा ले लेता हूँ ऐसी, या ओमेगा ले लेता हूँ एंगल को इसको, तो ये डेल्टा कितना होगा इस केस में मुझे बताओगे, 2 थीटा। ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 थीटा। मतलब अगर मैं मिरर को थीटा एंगल रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल के प्लेन में, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल घूमेगी, ट्वाइस ऑफ द एंगल रोटेटेड बाय द मिरर। अरे समझे क्या? और सेम सेंस में, सेंस क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो देखो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। ये इसके R2 की पोजीशन है, तो इसमें हम बोल सकते हैं इफ मिरर is rotated by theta, then reflected ray will rotate by 2 theta in same sense। ठीक है जी, लिखना है कुछ तुम लोग को इसमें से? नहीं लिखना है? वो मना कर रहे हैं, फिर आगे चलता हूँ, फिर सवाल करते हैं, या लिखना है? जल्दी से एकदम से। पियन अपनी
देख लिया? सवाल कर लेते हैं इस पे। ये 2 डिग्री ऐसा घुमाया, 2 डिग्री इसको ऐसे घुमा रहे हैं और 2 डिग्री इसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल घूमेगी? मिरर को ऐसे घुमाया 2 डिग्री, इंसिडेंट रे को दो 2 डिग्री ऐसे घुमाया, और नॉर्मल के अबाउट मिरर को 2 डिग्री इस तरीके से घुमाया। टोटल एंगल रोटेटेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा ये बताओ। है कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखो, इसके घूमने से θ1 कितना घूमेगा? 2 θ, मतलब 4 डिग्री कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज। और ऊपर वाले की वजह से ये θ2 है ना, ये माइनस मतलब 2 डिग्री होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। और θ3 उसके घूमने से कितना होगा? 0। इसके घूमने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो टोटल कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री कैसा? क्लॉकवाइज। ठीक है ना? एक सवाल और सॉल्व करो एकदम से। देखो, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ स्क्रीन है, तो इसका स्पॉट जो फॉर्म होगा अभी यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना के कहीं ना कहीं फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है ना? अब क्या कर दिया मैंने, इस मिरर को कुछ 11.5 डिग्री रोटेट कर दिया इधर, इस तरीके से। ठीक है? फाइंड द पोजीशन ऑफ स्पॉट ऑन द स्क्रीन। ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से कितना नीचे स्पॉट फॉर्म होगा इसका ये बताना। जल्दी एकदम से सॉल्व करो, टाइम ही है अपने पास। कल को 2 क्लासेस हैं। हैं? 1 मीटर आएगा इसका आंसर, क्या कह रहा है? मतलब मेरी क्लास 2 है, मुझे बाकी का नहीं पता। ठीक है? तो यहाँ से ये नॉर्मल होगा इसका नया। तो मुझे बताओ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से अगर तुम देखो तो कितना होगा भाई? ये एंगल कितना घूमेगा? इसको छोड़ो भाई, 53 डिग्री हो जाएगा ना रोटेशन। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल कितना घूमेगी यहाँ से? ये एंगल कितना हो जाएगा? सॉरी, टोटल एंगल ना,
ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? हाँ तो ये 2 थीटा रोटेट करेगी ना। अगर ये थीटा रोटेट कर रही है, पहले 30 डिग्री पे थी भाई, पहले जो यहाँ पर लाइट रहती है वो कितने पे, 30 पे थी, तो ये कितना एंगल घूमेगी और इससे ज्यादा? 2 थीटा, मतलब 53 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री हो जाएगा। ये मुझे यहाँ से एच निकालना है इसका। तो 10 53 डिग्री कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन 0.75, तो एच की वैल्यू मेरे ख्याल से 1 मीटर है ना? क्या हो गया भाई? अरे इस वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, जब ये मैंने पिंक वाला बनाया हो मिरर, इसको थीटा एंगल रोटेट किया है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल रोटेट करेगी? 2 थीटा। 30 तो हो गई होगा साथ में, और कितना हो जाएगा इस जगह से, यहाँ से मेजर करना है ना मुझे एंगल। तो ये 30 प्लस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 23 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। आगे चले अभी। अब देखो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हम दो बातें करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मिरर क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है, इट इज ए पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज, सॉरी इंसिडेंट से, मैं गलत बोल गया, वो इमेज की मैं डेफिनेशन बोल दी। मतलब तो आप पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है? इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है ना? जहां भी इंसिडेंट रेज तुम्हारी मिल रही होंगी या मिलती दिखेंगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट की पोजीशन बोलते हैं। दो टाइप के ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक होगा तुम्हारे पास रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट में क्या रहता है भाई? यहाँ मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर लाइट रेज डाइवर्ज होती दिख रही है, मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है, ये इंसिडेंट रेज है ना, तो इसमें एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो ये दोनों रेज इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा कहलाता है? रियल कहलाता है। अब एक होगा तुम्हारे पास इस टाइप से, मान लो कन्वर्जिंग बीम है, ये कन्वर्जिंग रेज है, तो ये एक्चुअल में तो कहीं इंटरसेक्ट हो नहीं रही, हो रही है क्या? तुम्हें ऐसे केस में क्या करना पड़ता है कि इनको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो जहां ये एक्सटेंड करके मिलेंगी, वो पोजीशन क्या कहलाएगी? इसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहलाएगी। भूत वाली फिल्म देखी होंगी तुमने अपनी, हिंदी है, मिरर में भूत दिखता है और थोड़ा सा फिजिक्स यूज करते हैं वो, पीछे मुड़ के देखते नहीं होता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, तो मिरर के पीछे उसकी इमेज, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखता है उसका। अरे समझे क्या? तो ये तो आप पास यहाँ पर क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी है। तो ये ध्यान रखें इसकी डेफिनेशन। दूसरा, इमेज। इमेज इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेस। जहां दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेस मिलेंगी या मिलती दिखेंगी, वो पोजीशन क्या कहलाती है? इसकी ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन कहलाती है। यहां भी दो तुम्हें इमेजेस मिलेंगी, पहले ही रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी रियल इमेज। तो रियल इमेज में तुम्हारे पास क्या होगा भाई? एक तुमने यहाँ पर प्लेन मिरर का केस ले रहा हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होकर वापस इस तरीके से आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी? तो ये एक्चुअल में यहाँ इंटरसेक्ट होती दिखेंगी, जहां एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल चीज होती है। ठीक है ना? तो यहाँ प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होता है तो इमेज कैसी बनती है? उसकी रियल बनती है। ठीक है ना? और वर्चुअल इमेज कैसी होगी भाई? ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर रेस ऐसे आएंगे, कहीं इस तरफ मिल सकती है, कहीं मिल सकती है क्या? अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करके जहां भी मिलेंगी वो पोजीशन किसकी होगी? यहाँ पर वर्चुअल इमेज की होती है। अरे समझे मेरी बात? ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, कुछ सवालों में तुम्हें सॉल्व करने में हेल्प करेगी भाई साहब, और खासकर जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के सवाल होते हैं। समझे ना? मतलब ऑब्जेक्ट होता है जहां इंसिडेंट रेस या तो मिल रही होंगी या फिर एक्सटेंड करके मिलानी पड़ेगी। कौन सी? इंसिडेंट रेस। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहां पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेस अपने को मिलती हुई दिखेंगी या फिर उनको मिलाना पड़ेगा एक्सटेंड करके। ठीक है ना? तो ये ऑब्जेक्ट की और इमेज की यहां पर डेफिनेशन है। अब अगला जो टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर।
तो पहले मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की कहानी लेता हूं यहां पर। तो मेरे पास कोई भी एक ये प्लेन मिरर लिया, इसके सामने मैंने एक ये रियल ऑब्जेक्ट पुट किया है। इसका अगर मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो रे डायग्राम कैसे दिखेगा भाई? ये तो मैंने इंसिडेंट रेज इस पे इंसिडेंट की, रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरीके जाएंगी, अरे जाएंगी नहीं जाएंगी? तो ये जहां भी मैं एक्सटेंड करके इनको मिलाऊंगा वो पोजीशन क्या होगी? इसकी इमेज की पोजीशन होगी। अरे होगी नहीं होगी? ठीक है ना? अब यहां पर मिरर के सवाल सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए भाई? ये बताओ कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और इमेज का प्लेन मिरर से सेम होता है, सही है गलत बात है? गलत बात है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। क्या चीज सेम होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर जितना होगा परपेंडिकुलर, उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, सॉरी इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से परपेंडिकुलर। समझे क्या मतलब? ये वाली एक लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ओ एम, वो किसके बराबर होगा? एम आई के। समझे क्या? और कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जो प्लेन मिरर है इट एक्ट्स एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अरे समझे भाई साहब? तो यहां से ध्यान रखें कि ओ एम परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? आई एम परपेंडिकुलर के। तो हम बोल सकते हैं भाई मिरर इज परपेंडिकुलर bisector of line joining O and I। ठीक है? और एक बात, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर रखा हुआ है, उसकी इमेज यहां बन रही है। दूसरा ऑब्जेक्ट मैं डिफरेंट जगह पर रख देता हूं, उसकी इमेज कहां बनेगी? डिफरेंट जगह बनेगी। अरे बनेगी ना? मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की या पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक यूनिक इमेज बनाता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या बनाता है? हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? अपने को एक यूनिक इमेज बनती है। ठीक है जी? तो यहां से चीज लिख सकते हो तुम लोग, इमेज ऑफ point object is यूनिक। ठीक है जी? अब कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर रहा, तो वो तो शक्ल तुम रोज अपनी खुद भी देख कर आते हो, देखते हो ना तुम अपनी इमेज, तो कैसा लगता है तुम लोग को? अच्छा बुरा लगता है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं अपने बारे में भाई? क्यों बेटे? अच्छा कहा तो दिखता है तू। तो क्या होता है तुम्हारा जो लेफ्ट कान राइट दिखता है और राइट कान क्या दिखता है? लेफ्ट दिखता है। ठीक है ना? मान लो ये मेरा हाथ ऐसे है, अगर मैं इसकी इमेज देखूंगा तो ऐसे दिखेगी। अरे दिखेगी ना? ठीक है? तो अगर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से पैरेलल टू द मिरर, ठीक है ना, तो उसकी इरेक्ट इमेज बनाता है वो। इरेक्ट समझते हो तुम लोग? मतलब जैसे मैं ये पेन ले लूं, ठीक है, बीच में एक पेपर, एक तुम मिरर की तरह मान सकते हो, तो जो इमेज बनेगी इसकी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम बनेगी जैसी है। अरे बनेगी ना? ठीक है? बट अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसे ले लूं तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। अगर मैं इसकी एक पेन ना, इमेज वैसे तो पिंक हो गया ठीक है? तो यहाँ से कुछ ऐसा अगर ऑब्जेक्ट है, बीच में मिरर है मान लो, है ना, बीच में मिरर है, तो इमेज ऐसी बनेगी ना इसकी। अरे बनेगी ना? मतलब इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली रखा है किसके? मिरर के, तो उस केस में जो इमेज बनेगी उसी कैसे बनेगी? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। अब तुम ऐसे लेट जाओ, तुम्हारी इमेज तुम्हें कैसे दिखेगी? सर पास दिखेगा, तुम अपने पैर पास दिखेंगे। तो तुम ऐसे लेटे हो, तुम्हारी इमेज कैसे लेटी हुई दिखेगी? ऐसे दिखेगी ना? तो इन्वर्ट होगी ना? ठीक है ना? मतलब पैरेलल टू द मिरर इमेज कैसी बनती है? कैसे बनती है? इरेक्ट। और जो पास अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कैसे हो जाती है? इन्वर्टेड हो जाती है। अरे तुम्हारा कान लेफ्ट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है, मजे आ गए हैं, मौज कर दी है। हाँ भाई।
एसी तो अब देखो इमेज कैसे ट्रेस करनी है तुम लोग को, ये देखो मैं एक एरो ले रहा हूं, अभी पीछे देखा कि हर यूनिक मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होती है, यूनिक होती है। तो कोई भी एक्सटेंड ऑब्जेक्ट बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है ना। तो यहाँ अगर मैं इसकी इमेज ट्रेस करूं, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसकी इमेज एग्जैक्टली सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? इस वाले की इमेज कहीं यहाँ बनेगी, और इसके पीछे जो बन रहा है उसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, अरे बनेगी ना। इस वाले की इमेज कहीं यहाँ आ रही है, इसकी इमेज यहाँ होगी, और इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो इसकी इमेज मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी, दिखेगी ना। अगर ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखा हुआ है तो इमेज ऐसी बनेगी इसकी। हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर देता है। अरे भाई होगा ना, एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी तुम्हारे पास डायमेंशन विच इज पैरेलल टू द मिरर, उसकी इमेज बनाएगा। ऐसा ऑब्जेक्ट है, तुम देखोगे इसमें शायद दिख भी रहा हो तुम्हें थोड़ा बहुत, तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, क्यों पैरेलल किसके मिरर के, ऐसा हो या ऐसा हो, इन दोनों की इमेज सेम ही बनाएगा वो, ठीक है ना। और अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो उसकी इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, मतलब एक डायमेंशन को थोड़ा सा रिवर्स कर देता है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर देखूं वाई जेड की जो शक्ल है वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी, बस एक्स क्या हो जाएगा, इसमें रिवर्स हो जाएगा, ये जेड रहेगा। अरे क्लियर सबको? मतलब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में चेंज हो गया, लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज हुआ। अरे समझे? और सेम साइज की इमेज बनाता है। तुम अपने आप को देखते हो तो सेम ही दिखता होगा ना, तुम्हारी हाइट, चौड़ाई, लंबाई, सब कुछ है ना। तो यहां से सेम साइज ऑफ इमेज बनती है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर, its image is erect. Object perpendicular to mirror, its image is inverted. ठीक है, ये इसकी कुछ कहानी है। समझे जी? लिखना है कुछ है, आगे चलें तो सवाल सॉल्व करो। चलो अभी इससे पहले एक और सवाल करते हैं हम छोटा सा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके ओरिजिन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। 2 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। लोकेट इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने कितने हो गए। ये मिरर है ना, मिरर का ये लोअर एंड कहां पर है, 2,2 पर है, ठीक है। और ये जो है यहां से कितना होगा, 2,3 मान लो, अगर जरूरत पड़ रही तो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। इमेज को लोकेट करो, इमेज कहां बनेगी इसकी, इसका आंसर कितना होगा, बनेगी। किसी भी साइज का ऑब्जेक्ट हो, मतलब मिरर हो, इमेज 100% बनेगी। हमें दिखे ना दिखे एक अलग बात है, वो हम कहाँ खड़े होंगे उसके हिसाब से इमेज होती है। कितना भी छोटा प्लेन मिरर हो, वो कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट मतलब की इमेज बनाता ही बनाता है 100%। समझे भाई साहब? हाँ 4,0 होगा।
ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो एक्सटेंड करना पहले। समझे क्या? अभी देखा ना यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना डिस्टेंस है 2, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 पे बनेगा, मतलब कितना आ जाएगी 4,0। इसका रे डायग्राम बना सकते हो भाई साहब, कुछ ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ये कुछ ऐसे जाएगी, पीछे एक्सटेंड करेगा तो यही मिलती हुई दिखेगी अपने को। इमेज कैसे नहीं बनेगी क्या? तो हम देखें, ऑब्जर्वर थोड़ी है, हम तो इमेज की बात कर रहे हैं। ऑब्जर्वर की यहाँ कोई बात थोड़ी करी हमने, इमेज तो बनेगी ना। ठीक है ना, ऐसा कभी भी हो केस, इसलिए तो मैंने सवाल कराया है कि वो बच्चों को यूजुअली लगता है कि इमेज नहीं बनाएगा ये। समझे क्या? तो अब अभी आगे चलते हैं हम लोग, एक सवाल और सॉल्व करते हैं। अब एक चीटी चलती हुई आ रही है इस पे, ये क्या 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, कितने टाइम तक इसको इमेज दिखेगी? ये मिरर जो है इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू -x, ठीक है, और मिरर की लेंथ हमें गिवन है √2 मीटर। तो चीज़ी कांस्टेंट स्पीड से x के लॉन्ग चलती हुई आ रही है। फाइंड द टाइम फॉर विच इट विल सी इट्स इमेज, फाइंड द टाइम फॉर विच एंड will see its image। कर आया कुछ आंसर किसी का है? हाँ, 2 सेकंड देखते हैं अभी। देखो पहली बार कब दिखेगी इसकी इमेज, जब रिट्रेस करे इसका पाथ। अरे भाई रेज ऐसे निकलेंगी, इससे ऐसे जाएंगी ना, इसकी आंखों में आना चाहिए ना। पहली रेज उसकी आंखों में कब आएंगी, जब लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगी। उसके बाद तो फिर इसका सामने होगा, ये हमेशा इसको यहाँ तक दिखता रहेगा। इसमें ये था, ये एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। इस इक्वेशन से वो चीज पता चली हमें, ठीक है ना। तो पहली बार रे यहाँ दिखेगी इसको, और उस केस में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये मुझे पता है, मुझे यहाँ से क्या निकालना है, ये निकालना है इसका हाइपोटेन्यूज होगा ना इसका, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना होता है भाई, बेस पता है मुझे, √2/cos 45 डिग्री, cos 45 कितना होगा, 1/√2 मतलब 2 मीटर आ जाएगा। और आएगा ना, आएगा, ये डिस्टेंस 2 मीटर मान लेते हैं। तो टाइम सीधा सीधा क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, मतलब d/v, तो 2/1, 2 सेकेंड इसका आंसर होगा। समझे भाई? अरे क्लियर सबको? आगे चले। ये बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है,
बचपन में भी करा होगा तुम लोगों ने, बोर्ड्स में भी होता है कि कम से कम कितनी हाइट का मिरर चाहिए ताकि पूरी इमेज हम देख सकें। कराने की जरूरत है क्या इसको? पर इसकी एक कंडीशन होती है कि जो मिरर का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल फोरहेड के बीच में होना चाहिए। ये तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना? तो इसका आंसर लिख लेना तुम लोग। इसका h/2 होता है, बट कंडीशन मैंने क्या बोली? जो मिरर का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? फोरहेड पे होना चाहिए, मतलब आंखों के और सर के एकदम बीच में। ठीक है ना? इसकी कंडीशन ये है। अब इसी बेस एक सवाल है, ये इसको छोड़ देना, एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज करना है मुझे इसमें। ये वाई है, एक मिरर है, उससे एक बंदा खड़ा हुआ है कितने डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पे। उसके पीछे एक दीवार है वाई डिस्टेंस पर। ठीक है? तो इसमें ये पूछा है कि मिरर का साइज क्या हो ताकि ये पीछे वाली दीवार को पूरा देख सके। मतलब तुम रूम में खड़े हो ऐसे, ठीक है, ये मान लो मिरर है, तुम्हारे पीछे जो दीवार है उसकी पूरी हाइट तुम्हें देखनी है। ठीक है? तो कितना बड़ा मिरर अपने को जरूरत पड़ेगा ये बताना है इसमें। नहीं है वो आंसर तूने याद कर रखा है, सही याद कर रखा है, पर वो तब है जब बिल्कुल बीच में होता है। वॉल नहीं, ये भी थोड़ा चेंज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन वॉल नहीं, करते हैं इसको भी। ठीक है?